एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि नीव इंस्टीट्यूट जो है वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग देता है। इस सेशन में मैं आपको करवाने वाली हूँ हमारी केमिस्ट्री की 19th क्लास। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है एंड डिफरेंट सीरीज एंड रेवर्ग फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम। उससे पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें HP टेट, HP TGT, HP पटवारी, HP पुलिस, बैंक क्लरिकल एंड अदर क्लरिकल सर्विसेज जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में मैं आपसे बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के कोर्स के बारे में। हमने जो है वो HP टेट का जो है वो ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है और HP टेट में हमने तीनों स्ट्रीम्स जो हैं आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो है वो ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए और वहाँ आपको इस तरह का आइकन नीव इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा। उसको डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कीजिए और हमारे बैच में शामिल होने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहला हमारा बेनिफिट है 1 वीक डेमो फ्री। ठीक है, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन क्लासेस लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले तो आपको 1 वीक डेमो फ्री दिया जाएगा। एक हफ्ते तक आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्री पढ़ाए जाएंगे ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या हम जो है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी प्रेपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, क्या जो मटेरियल हम आपको पढ़ने के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा या नहीं। इस तरह की एनालिसिस के लिए हमने 1 वीक डेमो जो है वो फ्री रखा हुआ है। आप 1 वीक तक हमारी क्लासेस लगाइए। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके लिए क्लासेस बेनिफिशियल हैं तो आप एडमिशन लीजिए। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, क्विजेज एंड डाउट रिमूवल क्लासेस भी रहेंगी। उसके अलावा हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है दैट इज़ 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। BPL स्टूडेंट्स के लिए हमने 20% डिस्काउंट रखा है और हमारी फ़ीस जो है वो है 1999 रुपीज़। इस फीस में भी हम 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। नेक्स्ट, मैं आपको HP टेट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है वो सिलेबस करवाऊंगी और मैं यहाँ पे फैकल्टी हूँ साइंस की। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, तो केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसी के अंडर आने वाला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप सबको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने कल पढ़ी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो लाइट आती है वो इन द फॉर्म ऑफ आती है फोटोन्स, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। ठीक है, दिस इफेक्ट इज रेडिली शोन बाय सीजियम। सीजियम एक मेटल है आपकी। ठीक है, वो सबसे पहले जो आपकी एल्कली मेटल हैं वहाँ आती है, ये एल्कली मेटल है, S ब्लॉक में आती है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज रेडियली शोन बाय सीजियम सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लूजली हेल्ड ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सीजियम एटम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ? जैसे आपका कोई सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लाइट का फोटोन जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से जहाँ ये लाइट का फोटोन स्ट्राइक कर रहा है सरफेस को एनर्जी मिलेगी और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा शो करती है
वो करती है आपकी सीजियम मेटल, जो एक एल्कली मेटल है, ठीक है। और इस क्यों करती है ये शो सीजियम मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो हम इससे जो है वो इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। आगे है ऑब्जर्वेशन। अब इस एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि फोटोन ऑफ लाइट आता है, ठीक है, और वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन हुई कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब इसकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन है इसकी, फर्स्ट, ओनली फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है, हैविंग सर्टेन फ्रिक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिसको डिनोट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं वी नॉट से, न्यू नॉट से, सॉरी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से पढ़ते हैं, न्यू नॉट, कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर मेटल सरफेस वट एवर इट्स इंटेंसिटी, नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि जो फोटोन ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर, जो फोटोन ऑफ लाइट आएगा सरफेस के ऊपर, जो फोटोन ऑफ लाइट आएगा, ये सरफेस है आपका, ठीक है, ये आपका सरफेस है, इस पे फोटोन ऑफ लाइट आएगा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगी जब जो फोटोन आएगा लाइट का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये होगी। उन्होंने बोला कि तभी जो है वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है जब फोटोन ऑफ लाइट की जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जिसका नाम दे दिया इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो दे दी वी नॉट से, ठीक है। अब इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन ऑफ लाइट आता है तभी जो है वो मेटल के सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो पाएगा। ये थी इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और इंटेंसिटी, ठीक है, और इस फोटोन की इंटेंसिटी जो मर्जी हो, ठीक है, जो लाइट का फोटोन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी जो भी हो, इसका प्रभाव जो है वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसका नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, वो होनी चाहिए फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हुए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन के। जितनी फ्रिक्वेंसी जिससे जो है वो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है वो उसके प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी स्पीड से जो है वो फोटोन ऑफ लाइट आएगा, उतनी मतलब फ्रिक्वेंसी से फोटोन ऑफ लाइट आएगा, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ejected per second from the metal surface depend upon the intensity of striking photon, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इजेक्ट हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट हुए वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जो है वो 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ी। पहली थी कि ओनली जो फोटोन ऑफ लाइट था उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट होगी, ठीक है, तभी वो जो है वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कर पाएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की जो इजेक्ट होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। तो स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा क्या है? वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। These can be analyzed with the help of a spectroscope, ठीक है। हम एक स्पेक्ट्रोस्कोप से स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा होते हैं कलर्स, ठीक है, जो डिफरेंट रेडिएशंस जो आती हैं उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोप से जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्पेक्ट्रा जो हमने पिछले लेक्चर में किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, उसमें इसके बारे में पढ़ा। आगे पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, कि स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा को हम स्पेक्ट्रोस्कोप से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं हम डिफरेंट जो रेडिएशंस हैं उनको, ठीक है। और आगे हम देखते हैं
कि जो स्पेक्ट्रा होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड और एब्जॉर्ब द स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो स्पेक्ट्रा होता है वो टू टाइप्स का होता है, ठीक है। और वो कैसे बनता है दो टाइप का, क्योंकि रेडिएशन या तो एमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो जो स्पेक्ट्रा है वो दो टाइप्स का है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, जिसमें एमिशन होगी रेडिएशन की, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा, जिसमें रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, ठीक है, किसी मेटल सरफेस पे, ठीक है, या कोई सरफेस होगा उस पे। अब हम पहले पढ़ते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? Emission spectra is noticed when the radiation emitted from a source are passed through a prism and received on a photographic plate. इसमें क्या होता है, हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा? व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, मान लो ये कोई सोर्स है, ठीक है, और उससे जो है वो किसी प्रिज्म में जो है वो रेडिएशन जा रही है, और वो उसको हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे आगे जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा को बोल रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि जो प्रिज्म है ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, एमिशन कर रही है रेडिएशन का। ये सोर्स आया आपका जिससे आपकी जो है वो रेडिएशन आई, और ये इसको स्कैटर कर रही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। और एमिशन स्पेक्ट्रा भी जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, दूसरा है आपका लाइन स्पेक्ट्रा। तो आइए देखते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। Continuous spectra, when sunlight or white light emitted from a glowing electric bulb is first passed through a slit and then through a slit it splits. देखिए यहाँ पे थ्रू अ स्लिट तो ठीक है, दूसरा है फिर से थ्रू अ स्लिट लिख दिया गया है, तो इसका यहाँ पे ये होगा कि when sunlight or white light emitted from a glowing electric bulb is first passed through a slit एंड देन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिए, एंड देन थ्रू अ प्रिज्म इज पास्ड इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, जो होते हैं हमारे विबग्योर, जिसके बारे में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में बता चुकी हूँ। ओवरलैपिंग ईच अदर, दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक है, एंड स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है वो बनता है आपका रेनबो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है उसमें जो रेडिएशंस हैं वो जब किसी प्रिज्म से जाती हैं तो 7 कलर में जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, आप देख रहे हैं ये लाइट सोर्स है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है आपका, या सन भी हो सकता है। जब इसकी जो वाटर की जो इसकी जो रेडिएशन है वो किसी स्लिट से जा रही है, मतलब कोई स्मॉल पॉसेज है बीच में जिसके थ्रू वो जा रही है, और आगे जो है वो प्रिज्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो जो है वो स्कैटरिंग हो जाती है रेडिएशंस की इनटू 7 कलर, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्शन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेनबो। रेनबो में क्या होता है, सन होता है, ठीक है, और बूंदे, आपको पता है रेनबो कब आता है, जो बारिश के बाद धूप होती है। तो जो सन होता है, ठीक है, उसकी जो रेडिएशंस हैं वो वाटर की जो बूंदें होती हैं हमारे एयर में, ठीक है, उस पे पड़ती हैं और स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की 7 कलर्स में, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन प्रोसेस। और जो है वो मतलब 7 कलर्स में जो है वो डिस्पर्स हो जाती हैं और रेनबो बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। तो पूछा जाता है बट इज डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन क्या है? When white light is passed through a slit or a prism, then it's scattered into 7 colors. This is called continuous spectra, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन स्पेक्ट्रा। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में हमने देखा कि 7 कलर्स आ रहे हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, पता नहीं चल रहा कौन सा कलर कहाँ है, 7 कलर्स आ रहे हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा में जो क्या होगा, लाइंस बनेंगी, ठीक है, लाइंस बनेंगी इस तरह से अलग अलग। जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बना उसमें जो है वो इकट्ठे कलर्स आ गए, सारे कंटिन्यूअस आ गए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा में लाइंस बनेंगी डिफरेंट कलर की। तो देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। व्हेन द वेपर्स ऑफ अ, ठीक है, सम सिन लिखा है यहाँ पे होगा सम, ठीक है, यहाँ पे होगा सम
वोलेटाइल सब्सटेंस सम होगा यहाँ पे, ठीक है। व्हेन द वेपर्स ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, और जल्दी से वो वेपर बन जाते हैं, ठीक है। व्हेन द वेपर्स ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंस आर अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर एंड एनालाइज्ड बाय अ स्पेक्ट्रोस्कोप, सम स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कलर्स आर अपीयर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा। आपने लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो अपनी लैब में जो है वो बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा। आप क्या करते थे कि आप जब आपने कैटाइन्स और एनाइन एनालाइज करने हो तो उनके कलर के अकॉर्डिंग हम उनकी फर्स्ट जो है वो उसको लैब में करते थे। कलर के अकॉर्डिंग फर्स्ट अटैम्प्ट देखते थे कि कौन सा कैटाइन और एनाइन है। तो हम थोड़ा सा वो लेते थे रॉड के ऊपर और उसको बंसन बर्नर पे गर्म करते थे और हमें कलर दिखते थे, तो कलर के अकॉर्डिंग हम उनको एनालाइज करते थे कि कौन सा कैटाइन और एनाइन होगा। तो लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो क्या है? व्हेन द वेपर ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंस आर अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लेम, ठीक है, जैसे हम करते थे टेस्ट, ठीक है, बंसन बर्नर, और उस पर हम जो है डिफरेंट कलर स्टडी करते थे स्पेक्ट्रोस्कोप पे। सम स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कलर जो है वो अपीयर होती हैं, उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। और लाइन स्पेक्ट्रा का यूज़ हम जनरली लैब में करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और हम सब ने किया भी हुआ है लेबोरेटरीज में, ठीक है, कैटाइन और एनाइन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। और जो कैटाइन और एनाइन है वो हर एक कैटाइन और एनाइन का एक अपना कलर है, अलग अलग कलर्स हैं सबके। तो लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो हेल्प करता है हमें कैटाइन और एनाइन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा स्पेक्ट्रा है, ये तो था हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है, सॉरी एमिशन स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने दो स्पेक्ट्रा पढ़े, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। दूसरा टाइप का स्पेक्ट्रा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वो क्या होता है? When sunlight is passed through a vapors of a substance and the light is allowed to strike on a prism, dark line appears indicating the radiation were absorbed by the substance called absorption spectra। जैसा कि इसका नाम बता रहा है absorption spectra, इसमें जो है वो scattering of light नहीं होगी, इसमें क्या होगी? रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। When sunlight is passed through a vapor of a substance, जब हम सनलाइट पास करते हैं किसी सब्सटेंस के वेपर से, ठीक है, और उस लाइट को किसी प्रिज्म पे फॉल करवाते हैं तो डार्क लाइन अपीयर्स होती हैं, जिसका मतलब है ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। क्योंकि डार्क लाइंस क्यों आई? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुई, डिस्पर्शन नहीं हुआ, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं हुआ, यहाँ हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि जो प्रिज्म है उसने आपके सारी की सारी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर ली। तो इस प्रकार जो है वो दो टाइप के स्पेक्ट्रा आपने पढ़े, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और आपने फिनोमिना पढ़ा व्हाट इज डिस्पर्शन। नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब हम हाइड्रोजन पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट कलर्स की सीरीज जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट सीरीज में दिखाई देते हैं, और ये सीरीज जो है वो नाम दी गई हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जिन्होंने इनको मतलब स्टडी किया था, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस पास थ्रू हाइड्रोजन गैस enclosed in a discharge tube and then emitted light is analyzed by a spectroscope. The spectrum consists of a large number of lines which are grouped into different series, ठीक है। तो जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं आप ये याद रखिए, तो जो रेडिएशंस आती हैं, लाइट आती हैं, स्कैटर होती हैं, वो डिफरेंट सीरीज में हो जाती हैं जब हम उनको स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करते हैं। और ये सीरीज क्या है आपकी, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है, दूसरी है बाल्मर सीरीज, थर्ड है पास्चन, ब्रैकेट और पफंड। अब ये सीरीज कहाँ आती हैं? जो लाइमन सीरीज है आपकी वो आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है, और बाल्मर सीरीज आपकी आती है विजिबल रीजन में, और पास्चन, ब्रैकेट और पफंड सीरीज आती हैं आपकी आईआर रीजन में। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है डायग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पूछा जाता है कि कौन सी सीरीज जो है वो कौन सी रेडिएशंस के अंडर आती है। मैं फिर बताती हूँ, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आती है जिसमें हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, और पास्चन, ब्रैकेट और पफंड जो है वो इंफ्रारेड में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है
जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन स्टडी किया तो रेवर्ग ने एक फार्मूला दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवर्ग फार्मूला। और वो क्या है? रेवर्ग इन 1890 गिवन अ सिंपल थियोरेटिकल इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ और वेव नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हमें यहाँ पे 3 सीरीज दिखी, लाइमन, बाल्मर और पास्चन, ठीक है, सॉरी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट और पफंड, ठीक है, 3 टाइप के उसमें। एक अल्ट्रावायलेट में आई हमारी लाइमन सीरीज, विजिबल रीजन में आई बाल्मर सीरीज, और पास्चन ब्रैकेट और पफंड आई हमारी IR इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो रेवर्ग जी ने एक फॉर्मूला दिया हाइड्रोजन एटम्स की जो वेवलेंथ है और वेव नंबर उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो वो फॉर्मूला क्या है? रेवर्ग फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक है। तो रेवर्ग फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार आजकल जो है वो पेपर में डायरेक्ट रिलेशन पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दी होती है और पूछा होता है व्हाट इज रेवर्ग फार्मूला। तो दैट इज 1/λ इज इक्वल टू RH, ठीक है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए है ये फार्मूला, और एटम्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए दिस वन है, और एटम्स के लिए मैं आगे आपको बताती हूँ। तो RH होता है आपका रेवर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो आपको पेपर में दी होगी। और N1 और N2 जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि N1 और N2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप यहाँ लिखा है N1 N2, यहाँ N1 लिखा हुआ है, यहाँ पे N1 N2 N3 N4, ठीक है। तो N2 क्या होगा? जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो 4 से जो है वो फर्स्ट में आता है, तो N2 हुआ आपका 4 और N1 हुआ आपका 1। या मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, तो N2 हुआ आपका 3 और N1 हुआ आपका 2, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि जहाँ से 3 से अगर 2 में आया तो N2 की वैल्यू हुई 3, ठीक है, और N1 की वैल्यू हुई 2, ठीक है। तो N1 और N2 जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, थर्ड से फर्स्ट में करता है वो। तो N2 की वैल्यू क्या आती है? थर्ड से अगर फर्स्ट में जा रहा है 3 और N1 की वैल्यू 1। अगर आपका सिक्स्थ से जो है इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में जा रहा है तो N2 हुआ आपका 6 और N1 हुआ आपका 5, ठीक है। समझ गए आप? अगर 6 से और 6 ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहा है तो N2 हुआ 6 और N1 हुआ आपका 5। तो इसका मतलब हुआ कि N2 जो है वो N1 से बड़ा होगा, क्योंकि वो हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में ही जो है वो ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, ठीक है। अगर ये जो पिछला फार्मूला था ये था ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 ही होता है। और अदर स्पीसीज जो होती हैं उनका हमने कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला यही रहेगा, RH इंटू जेड स्क्वेयर हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वेयर, 1/N1 स्क्वेयर माइनस 1/N2 स्क्वेयर। और N2 बड़ा है N1 से, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर ऑर्बिट से जो है वो लोअर ऑर्बिट में आते हैं। और जेड स्क्वेयर क्यों लिखा है? क्योंकि ये हाइड्रोजन के अलावा अदर स्पीसीज के लिए होगा। जैसे हम और किसी भी स्पीसीज का निकालेंगे, ठीक है, जैसे मान लो हमने लिथियम का निकाला, बोरोन का निकाला, तो जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, तो हम यहाँ जेड स्क्वेयर कर देंगे, कितना एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 का स्क्वेयर करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये था रेवर्ग फार्मूला, जो कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इस तरह के फार्मूले की इक्वेशन क्या है इसकी, ठीक है। तो इसके साथ ही आज जो हमने पढ़ना था वो है, ठीक है, कि क्या क्या हमने पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हमने, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ा, ये 2 टाइप का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसके अंदर हमने डिस्पर्शन पढ़ा कि रेनबो कैसे बनता है, ठीक है, और डिस्पर्शन का फिनोमिना क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन है कि कौन सी सीरीज जो है वो किस रीजन में आती है, ठीक है। रेवर्ग फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम पढ़ा, एंड रेवर्ग फार्मूला फॉर अदर स्पीसीज जो है वो हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।